नमस्कार, खास मुलाकात में स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। खास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जो है तो एक बड़े राजनीतिक परिवार से, खुद भी राजनीति में एक बड़ा कद रखती हैं, लेकिन अगर उनके स्वभाव की बात करें, बेहद ही मिलनसार, बेहद ही सहज, मृदुभाषी के तौर पर उनकी इमेज है। मतलब आप कह सकते हैं राजनीति में रह के भी एक गैर राजनीतिक वाली छवि, चाहे विरोधी हो चाहे उनके प्रशंसक हो, हर कोई उनकी तारीफ करता है, उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से सुनता है। मुलाकात करिए जेसीसीजे की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी जी से। रेणु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रेणु जी, राजनीति में आने के बाद तो लगातार लाइमलाइट में आप रही हैं, आपको जानते हैं सब। मैं थोड़ा शुरुआत पीछे से करना चाहूँगा। आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पर आपकी पढ़ाई शिक्षा हुई? मेरा जन्म बिलासपुर छत्तीसगढ़ में ही हुआ, ये संयोग था। और पढ़ाई के बारे में, एक दमोह बहुत छोटा सा ज़िला है मध्य प्रदेश का। मेरे पिताजी वहाँ कार्यरत थे, तो 5वीं कक्षा तक तो मैं वहाँ पढ़ी। क्योंकि वो हिंदी मीडियम स्कूल था और मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं अच्छा पढूं और अंग्रेज़ी माध्यम से अपनी शिक्षा ग्रहण करूं, तो करीब 6 साल मैं हॉस्टल में रहकर जबलपुर में जॉनसन गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ी। और उसके बाद वेलोर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु में मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ से MBBS किया। फिर जोगी जी से आपकी मुलाकात कहाँ पर हुई, कैसे वो संयोग बना? पढ़ाई करने के बाद उस समय विदेश जाने का बहुत ज़्यादा एक क्रेज़ था और बहुत सरल भी था। और मेरी बड़ी बहन जो मुझसे लगभग 5 साल बड़ी हैं, वो भी MBBS करके अमेरिका चली जा चुकी थी। और इस बीच मेरी बड़ी माँ ने ही मुझे प्रेरित किया कि तुम्हारी बहन गई है 5 साल से अमेरिका, एक भी बार नहीं लौटी है। माता पिता चाहते तो हैं कि बच्चे विदेश में पढ़ें, पर वो कितने अकेले हो जाते हैं। और ये सब करके उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। संयोग से जोगी जी सीधी ज़िले में कलेक्टर के रूप में पदस्थ थे और उनका घर हमारे घर से 5-6 घर दूर था। तो उनकी माता और हमारी शायद बड़ी माँ दोस्त भी थी। कुछ उन्होंने प्लानिंग की कि उनको अपनी उनकी माता का बीमारी का बहाना करके बुलाया जाए। तो उनको बुलाने का बहाना क्या आप लोगों को मिलाने के लिए किया गया? जी हाँ जी। तो ये बीमारी का बहाना करके कि किसी प्रकार ये आए और आपस में हम लोगों की मुलाकात हुई। कुछ ऐसा रहा कि मैं इनसे प्रभावित हुई और इनसे ज़्यादा इनके पद से प्रभावित हुई। और तो कह सकते हैं आपकी लव मैरिज जो अरेंज हुई? हाँ, लव कम अरेंज मैरिज। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये जोगी जी से शादी आपकी हो गई। जोगी जी एक प्रशासनिक अधिकारी थे उस वक्त, आप काफ़ी इम्प्रेस भी थी, पद से भी आपने बताया। जब राजनीति में उनके जाने का फैसला हुआ, आपकी क्या भूमिका थी उसमें, आपकी क्या राय थी? क्या आपको लगा नहीं जाना चाहिए या आपने कहा सपोर्ट किया? जी 11-12 वर्ष तक तो ये ज़िले में कलेक्टर थे। सीधी ज़िले में 3 वर्ष, शहडोल में 2 साल, रायपुर में 3 साल और इंदौर में 5 वर्ष। और संयोग ऐसा था कि जब हम लोग सामान पैक करके ट्रक में पूरा चला गया था, सामान रख दिया गया था और नेक्स्ट डे हम लोग भोपाल जाने वाले थे। दुग्ध संघ के ये MD बने थे, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो उस समय रात को लगभग 10 बजे, दिन में भी आ रहे थे फ़ोन कि दिल्ली से फ़ोन आ रहा है। फिर मिसेस अर्जुन सिंह ने ही बात की, मिस्टर जॉर्ज का फ़ोन आया और 2 घंटे का समय था। उनसे कहा गया कि आप अपने IAS ये प्रशासनिक सेवा से इस्तीफ़ा दीजिए और नेक्स्ट डे 11 बजे तक आपको फॉर्म राज्यसभा का भरना है। तो बहुत ही असमंजस की स्थिति हम दोनों के लिए हो गई, क्योंकि उनको ये भी नहीं मालूम था कि राज्यसभा, मतलब ये तो मालूम था कि राज्यसभा एक अच्छा पद है,
परंतु सम्मानित पद है, परंतु भविष्य को लेकर निश्चित थोड़ी सी हाँ, भविष्य को लेके, क्योंकि 6 वर्ष का कार्यकाल था, कितनी सैलरी मिलती है, और बच्चों को उस समय हॉस्टल में हम लोगों ने डाल दिया था ऊटी में, तो उनका खर्चा और ये सब चीज़ें चिंता। फिर घर कलेक्टर के रूप में तो सब कुछ फ्री रहता है, ये सब आर्थिक तो ठीक है, परंतु भविष्य के, क्योंकि वे हार्डली 39 इयर्स के थे, यानी मतलब तो कि और आगे अगर नहीं रिपीट हुए, ये तो 6 साल का गारंटी है। आपका जो नेचर है, मृदुभाषी हैं, बल्कि राजनीति की जो कटीली राहें हैं उससे बिल्कुल उलट है, बड़ी सहज हैं, बड़ी आप अराजनीतिक सी हैं बल्कि कहा जाए। तो आपको क्या लगा नहीं कि इंटरेस्ट आपका, नहीं राजनीति बड़ी कटीली राहें हैं और बड़ी खींचतान है, बहुत संघर्ष है, उसमें नहीं जाना चाहिए? आपकी क्योंकि नेचर के बिल्कुल अपोजिट है। जी, जब ये निर्णय लिया गया तब परिप्रेक्ष्य अलग था। इंदौर में अर्जुन सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी का भी निधन उसी समय हुआ था, 84 के। हाँ, तो इन्होंने दंगे भी इंदौर में बहुत ज़्यादा हुए थे, 21 आकस्मिक डेथ हुई थी, और गैस त्रासदी भी भोपाल में हुई थी, जिससे इंदौर भी प्रभावित हुआ था कि इनको कहीं मैनचेस्टर ट्रेनिंग के लिए जाना था, फिर उसको निरस्त किया गया, और इसीलिए इनका कार्यकाल इन सब कारणों से बढ़ते बढ़ते 5 साल का हो गया, जो एक संयोग से ऑल इंडिया रिकॉर्ड बन गया कि कोई कलेक्टर और हाँ इतने लंबे समय तक। मेरा भाई भी ज़रूर 80 से राजनीति में था, वोरा जी के संग पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था, और माइनॉरिटी का होने से हमेशा उसको वन मंत्री, लेबर विभाग और उच्च शिक्षा विभाग, फूड विभाग, यानी कई ऐसे इम्पोर्टेंट कैबिनेट रैंक का ही मिलता रहा। तो फिर भी मेरी रुचि नहीं थी, मैं अपने काम के प्रति नेत्र विभाग में एमएस कर चुकी थी इंदौर में, काफ़ी समर्पित थी और काफ़ी खुश थी। तो जोगी जी का तो आपने सपोर्ट कर दिया, आपका राजनीति में कैसे आना हुआ? क्योंकि आप जैसे बता रही कोई इंटरेस्ट था नहीं आपका। इनका एक्सीडेंट हो गया था 2004 में, और मैंने उस चुनाव के दौरान ही इस्तीफ़ा दे दिया था, वीआरएस ले लिया था, क्योंकि 5 दिन बचे थे चुनाव के, और इन्होंने जब बॉम्बे हॉस्पिटल में थे, तो यद्यपि इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, मालूम पड़ रहा था कि इन्हें पैरों नहीं वो काम कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि शारीरिक रूप से तो मैं कमज़ोर हो गया हूँ, पर तुम जाओ और महासमुंद का चुनाव देखो, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार जो चुनौती श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मुझे दी है कि विद्याचरण जी के खिलाफ जो भाजपा से लड़ रहे थे, मैं हार जाऊं, तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार होगी, इसे तो मैं मर जाना ही पसंद करूंगा। कुछ इस तरह का इन्होंने इमोशनल वक्तव्य मुझसे बातचीत के दौरान कहा। तो फिर मैं ना चाहते हुए भी मैं अंतिम 5 दिन यहाँ पर आई, रायपुर में सोनिया गांधी जी ने श्रीमती शीला दीक्षित जी को प्रचार संभालने के लिए भेज दिया था, सुरेश पचौरी और अन्य लोग भी दिल्ली से आ गए थे। तो यद्यपि मेरा वीआरएस भी स्वीकृत नहीं हुआ था, पर अनौपचारिक रूप से मैं महासमुंद, धमतरी और अन्य जो सरायपाली आदि क्षेत्रों का दौरा निरंतर कर रही थी। कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रही थी, पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही थी। और जो मुख्य रहता है चुनाव में कि रुपयों पैसों का खर्च का इंतज़ाम, तो वो सब में थोड़ी भूमिका निभाई थी। जी, बड़ा कठिन रहा होगा उस समय कि आपके पति हॉस्पिटल में हैं जी, और आपको चुनाव प्रचार में, वो भी राजनीति में उस वक्त कदम रखना पड़ रहा है। जी, तो ये आकस्मिक हुआ, क्योंकि मैं रिज़ाइन कर ही चुकी थी, तो 2 साल तो इनकी देखभाल में निकल गया, 2004 से 2006 तक। फिर हमारे क्षेत्र के कोटा विधानसभा के
जो स्पीकर श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला का निधन हुआ और उसके बाद जो उपचुनाव हुआ तो अचानक सोनिया जी ने फिर टिकट मुझे दिया। जोगी जी के साथ कुछ आपकी ऐसी यादें जो अब आप बैठती हैं तो आपको ताकत भी देती है, आपको थोड़ी विचलित भी करती है कि अब वो आपके साथ नहीं है? ज़रूर, उनकी कमी तो हमेशा जीवन लगेगी, खलेगी ही, पर अब मेरा उद्देश्य ये रह गया है कि उनके जो सपना था किसी तरह उसे पूरा करूं। अब उनको पलटकर उनकी जीवन शैली को भी देखती हूँ कि कैसे जो समाज के पिछड़े वर्ग की उन्होंने सेवा की। चाहे कहीं से भी लोग आते थे, ये नहीं पूछते थे कि तुम किस जगह से आए हो, कौन सी विधानसभा से आए हो, तो सबके मतलब उनकी समस्या का हल करते थे। और चाहे वो पद पे हों, चुनाव जीते हों, जैसे महासमुंद चुनाव हारने के बाद भी हमारे घर में लोगों के मिलने जुलने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। आप लोग जब घर में रहते थे क्या राजनीतिक चर्चाएं आपकी होती थी या गैर राजनीतिक चर्चाएं आप लोग ज़्यादा करते थे? राजनीतिक चर्चा तो बिल्कुल नहीं होती थी, देखिए, क्योंकि चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी भी थे तो घर आकर वो ना जो शहर में हुआ क्या हुआ, मतलब समस्याएं तो कलेक्टर को भी बहुत सी रहती हैं, पर कभी उन्होंने चर्चा नहीं की। सम्मान सहज रूप से घर का जो वातावरण रहता था वैसे। अब आप परिवार के भी हेड हैं और पार्टी की भी हेड है, मुखिया हैं, क्या सोचा है किस तरीके से परिवार को, पार्टी को आगे ले जाएंगे? देखिए, जोगी जी की पुस्तक एक इन्होंने लिखी है, सपनों का सौदागर, जिसका टाइटल मैंने दिया है, क्योंकि अंतिम दिन जब इनसे मुलाकात हुई रात के 11 बजे करीब, तो मैंने पूछा कि आपने किताब 3-4 दिन पहले लिख ली है? और उन्होंने कहा कि और मैंने 3 दिन में जो जो मुझे याद आ रहा था लिखा है, तो तुम उसको उचित जगह जमा देना। और मैंने कहा इसका टाइटल या उसका शीर्षक क्या रहेगा? तो उन्होंने कहा कि मैंने 2-3 लोगों से राय जानी है, कई लोगों से राय जानी है, जो अच्छा लगेगा उसको मैं रखूँगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। और एक बार विधानसभा में जब लोग श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे थे इनके प्रति, तो कम से कम आधे लोगों ने उनको सपनों का सौदागर, शायद इनका पहला भाषण में उन्होंने उसका उल्लेख किया था, तभी मैंने विधानसभा में बोल दिया कि जिस दुविधा में मैं थी कि इसका शीर्षक क्या रखूं, तो विधानसभा के पवित्र सदन में मैंने ये घोषणा करना चाहती हूँ कि उनकी बुक आत्मकथा का नाम सपनों का सौदागर रहेगा। और जब मैं उसकी एडिटिंग कर रही थी या उसको पढ़ रही थी, क्योंकि उसमें जो यानी एक पढ़ते समय मुझे अंतिम इनका जो सपना अधूरा रह गया कि 2023 की जो चुनाव होंगे कि उसमें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का योगदान रहे, और जो उनकी घोषणा पत्र या शपथ पत्र में उन्होंने कहा था उसको ईमानदारी से पूरा कोई वो कर सके, ये उनका इच्छा थी, सपना था। अब परिवार में भी आपके राजनीति में हैं, बेटे भी हैं, बहू भी हैं, हालांकि आप जिस तरीके की आपकी भूमिका होती है या आपका जिस तरीके का गैर राजनीतिक नेचर है, उसके विपरीत अमित जी भी काफ़ी एग्रेसिव राजनीति करते हैं, या ऋचा जोगी जी भी। किस तरीके से उनको आप देखती हैं? ख़ास तौर पे मैं ऋचा जोगी जी को लेकर अगर बात करूं, राजनीतिक तौर पर आप अपनी बहू को कैसे देखते हैं? अभी मैं सोचती हूं कि ऋचा को पारिवारिक जीवन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अब ये अमित जोगी का जो जाति का प्रकरण है वो भी लंबित है कोर्ट में, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि जोगी जी ने तो 4 बार
सांसद, 4 बार विधायक, और जिसमें से 6 बार, यानी मतलब 8 बार में से 6 बार वो आदिवासी सीट, आरक्षित सीट से ही लड़े। तब तो कोई आपत्ति नहीं आई, पर इस बार अचानक जो व्यवधान आया है तो उसका भी कुछ हल निकल जाएगा, ऐसे उम्मीद करती हूँ जी। जोगी जी के साथ कुछ यादें मैं आपकी जानना चाहूँगा। कौन सी बातें जब आप बैठती हैं तो आपको बड़ी याद आती है कि वो पल उनके साथ जो बिताए थे, क्योंकि बड़े जीवट व्यक्ति थे, लेकिन आप जब बता रही हैं आपके साथ बैठते थे तो बिल्कुल गैर राजनीतिक हो जाते थे। इनको घूमने का बहुत शौक था, और एक्सीडेंट के बाद भी देखिए पिछले वर्ष, मतलब इस बार का बर्थडे तो उस किताब में हमने फ़ोटो भी डाली क्योंकि लॉकडाउन पीरियड था। पिछले वर्ष हम लोग नई नई जगह ढूंढते थे कि कहाँ जाएं जो नई देखी हो, तो धर्मशाला गए। मेन अट्रैक्शन दलाई लामा वहाँ रहते हैं, क्रिकेट का मैच वहाँ होता है, पठानकोट के पास से, हमको कोई आइडिया नहीं था। और सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी, तो 3 बजे से उठकर सबसे पहले जैसे यही तैयार हो गए, बैठ गए थे। इसके पहले हम लोग श्रीलंका भी गए थे इनके बर्थडे में। 16 साल हो गए थे एक्सीडेंट के, पर महसूस नहीं होने दिया। हम लोग भी भूल गए कि इतनी बड़ी दुर्घटना इनके जीवन में घट चुकी है, और किसी प्रकार का मतलब दुख या पीड़ा कभी व्यक्त न हमें होने दी, न दूसरों को होने दी। ये उनका मैं समझती हूँ सबसे बड़ा बिल्कुल जीवटता तो उनमें थी। जी हाँ। अब आप उस हेड की पोजीशन पे हैं, परिवार को कैसे अब आप इंस्पायर करती हैं, पार्टी को कैसे अब आप किस ओर ले जाना चाहती हैं? जैसा खुद ही आपने कहा कि मेरा राजनीतिक न सोच है न अनुभव है, तो मैंने कहा है कि एक उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी मतलब बनाई जाए, और हम लोग सब सामूहिक निर्णय लेंगे। परिवार की पार्टी बनकर नहीं रह जाएगी, और सबकी जो सकारात्मक विचार रहेंगे, सुझाव रहेंगे, उनका समावेश करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो सपनों का सौदागर किताब जो जोगी जी ने लिखी थी, अब उन सपनों को ख़ास तौर पे कौन से सपने हैं जिनको आप पूरा करने की कोशिश करेंगी प्रायोरिटी पे? देखिए, सबसे पहला जो घोषणा पत्र में इन्होंने लिखा था कि धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपया, और पूरा ही घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने हूबहू कॉपी कर लिया था, पर जो नीचे के वो हैं घोषणाएं, वो अधूरी रह गई। जैसे प्रमुख या क्रमबद्ध तरीके से शराबबंदी, विशेषकर शहरों में, और बेरोज़गारों के लिए कुछ योजनाएं थीं। महिला हूँ तो जो हमारी मतलब जिनका विवाह होना है, जैसे तेलंगाना में, उनको 75 रुपया चेक के माध्यम से एसडीओ देता है, तो कम से कम 50,000 हम लोग, अभी सरकार 30,000 दे रही है सामूहिक विवाह में, जो बहुत ही कम हो पाते हैं क्योंकि यहाँ अलग अलग जाति वर्ग में बटे हुए हैं। वहाँ हिंदू मुस्लिम ही, तेलंगाना का उदाहरण देते हुए, तो शादी मुबारक करके उनकी योजना है कि कैश मिल जाए तो मतलब लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा मिले। इस तरह की बहुत प्रैक्टिकल कई योजनाएं थी। योजनाएं जिनको अब एक बड़ी चुनौती आपके सामने ये भी कि जिस पार्टी में आप पहले थी, कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, अब एक खुद उसके सामने अब आप चुनौती बन के खड़ी हैं, आपके लिए भी एक वो बड़ी चुनौती है। किस तरीके से इस चुनौती से पार पाने की सोचती हैं आप, क्योंकि जहाँ पहले थी अब उसके सामने खड़े होकर लड़ना? देखिए, जहाँ भी मैं रही मतलब निष्ठा से रही, आखिरी दम तक मैंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा था। कांग्रेस पार्टी ने मतलब मुझे टिकट से वंचित रखा, तो कोटा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जिद करके एक चुनौती के रूप में, बहुत थोड़ी संख्या में थे हम लोग, मे बी 10-15, और उन्होंने मतलब मुझे, मैं हमेशा आशावादी रही हूँ, तो मैं
यद्यपि मैं जान रही थी कि ये बहुत बड़ी और कठिन और मतलब असंभव चुनौती मेरे सामने रख दी इन लोगों ने, पर मैंने उन्हें निराश नहीं किया और बहुत ही कम वोटों से जीत हासिल हुई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोटा आज़ादी के बाद से ऐसी सीट है कि जो कभी हारी नहीं है। 7 बार मथुरा प्रसाद दुबे वहाँ से विधायक थे जी। 5 बार श्री राजेंद्र शुक्ला जी एंड मतलब अब 4 बार मैं हो गई। पर इस बार कांग्रेस तीसरी पोजीशन पर रही, जो मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य का विषय है। यानी कांग्रेस में वापसी का क्या कुछ प्लान आगे या कुछ ऐसा कभी दिमाग में आया? जी मैंने देखिए, कांग्रेस हम लोगों की एक जैसे 1980 से, जैसे मैंने बताया, मेरा भाई कांग्रेस पार्टी से जुड़ा था। हम लोग भी डायरेक्टली, मेरा परिवार, मेरे पिता को भी अर्जुन सिंह जी ने अल्पसंख्यक बोर्ड का सदस्य बनाया था। और एक हम लोग शुरू से ही परंपरागत जोगी जी का भी परिवार और हमारा भी कांग्रेस ही रहा है। पर जैसा लगातार उपेक्षा या अपमान जोगी जी का हुआ, और मैंने कभी अपने बारे में नहीं कहा है, आज आपके माध्यम से बताऊंगी कि जब विधायक दल की बैठक होती है तो सभी विधायकों को जो सेक्रेटरी है वो सूचित करता है। फ़ोन से नहीं कर पाता है तो एक मैसेज के द्वारा कि इस तारीख को इस जगह बैठक है विधायक दल की। तो मुझे 2 बार से सूचना ही आना बंद हो गई। और जब राजीव भवन, कांग्रेस भवन का उद्घाटन समारोह था, तो मैं ये मान के चल रही थी कि विधायक होने के नाते तो मुझे बुलाया ही जाएगा, और महिला विधायक और वरिष्ठ ने मतलब जितनी हैं, तो मैं एयरपोर्ट ना जाकर सीधे वहाँ पहुँची। तो एसपी जी ने मुझे मना कर दिया कि आपका नाम सूची में नहीं है विधायकों की। फिर जो लोकल पुलिस वाले थे, आई डोंट नो कैसे उन्होंने मैनेज किया, तो पीछे की सीट पर मतलब बैठी मैं। तो उपेक्षा तो हुई। तो इस प्रकार ये अंतिम दौर में जो व्यवहार कांग्रेस का रहा, उससे मुझे वाकई दुख पहुंचा। पर उस सब के बावजूद चूँकि सोनिया गांधी जी और उनके पति और उनके अन्य, जैसे अहमद भाई का जो निधन हुआ अभी हाल में, उनके घर आना जाना, अभी 22 अगस्त उनका बर्थडे था, मैं गई और उन्होंने जो मुझसे बात कही कि आपने क्यों कष्ट किया आने का, मैं ही आपसे मिलने आपके घर आ जाता। तो मैंने कहा कि यहाँ मेरा दिल्ली में कोई घर नहीं है, मैं भवन में रुकी हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं भवन ही आ जाता। तो जो वरिष्ठ लोग हैं, अंबिका सोनी जी, वो सब, यानी मोहसिना किदवई या वोरा जी भी बहुत अच्छे से मतलब मिलते थे, पेश आते थे। पर यहाँ पर इतनी किस बात की प्रतिद्वंद्विता या दुर्भावनावश यानी प्रताड़ित होना पड़ा जोगी जी को तो कुछ ज़्यादा ही। और बार बार इनके मन में लगता था पता नहीं कौन सी धारा लगा के जेल ही ना भेज दें, जैसे अमित को किया था कई बार। मन आपका खट्टा हो गया उस तरफ से? हाँ, यानी और रहे से ही कसर। अभी ये जो मरवाही के चुनाव हुआ तो खैर अब ये कानूनी जो भी प्रक्रिया अपनाई गई या राजनीति मतलब दबाव की गई या सत्ता पक्ष पावर में है तो नए नए नीति अध्यादेश लाके उसे वंचित रखा गया। तो इस तरह का जो रवैया मतलब मैंने 40 सालों में 80 से देख रही हूँ, मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह जी और आपस में इनकी भी मनमुटाव रहता था, पर
श्री तनखा ने मुझे और हम लोगों को बताया कि वो हमेशा कोर्ट कचहरी के मामले में, क्योंकि जबलपुर हाई कोर्ट, इंदौर हाई कोर्ट से भी जीते थे, और उसमें उन्होंने हमेशा कहा कि इनका सहयोग करें। तो ये सब बातें हैं जो बिल्कुल। तो रेणु जी, अब एक लंबी और बड़ी चुनौती आपके सामने अभी है, परिवार को और पार्टी दोनों को आपको संभालना है, मार्गदर्शन देना है, जिसके लिए आप, मुझे लग रहा है, पूरी तरह तैयार हैं। जोगी जी से जो जीवटता मिली है वो अब आप में भी नज़र आने लगी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए आपका। तो हमारे साथ मौजूद थी JCCJ की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी जी। तो ख़ास मुलाकात में आज इतना ही। अगली बार मुलाकात फिर किसी हस्ती से, तब तक दीजिए इजाज़त।